हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हम बात करने वाले हैं KGMU स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 1276 पदों पर जो KGMU की स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी उसका जो एग्जाम है वो अच्छे तरीके से क्या करवा दिया गया है, कंडक्ट करवा दिया गया है। ठीक है, इसका जो पेपर था, पेपर आपका यहाँ पर ऑफलाइन मोड पेपर था, यानी कि OMR सीट पर आपका यहाँ पर जो पेपर है वो करवाया गया था। ठीक है, लेकिन जो अब हम बात करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं कि वहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनके हम आंसर यहाँ पर बताने वाले हैं आपको। यानी कि जो जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए हैं मेमोरी बेस हैं, ठीक है, यानी कि मेमोरी बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के क्वेश्चंस को आंसर मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। लगभग ये मान लीजिए 25 या 26 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नर्सिंग के आपके ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चंस के बारे में अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप अपना मैच जरूर कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पर और चलते हैं आपको एक सॉल्यूशंस बताते हैं, एक शॉर्ट सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न बताऊंगा और उसका मैं उत्तर आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए नॉर्मल रेस्पिरेशंस एंड रिदम नोन एज, यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशंस और रिदम कितनी है। यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशंस को हम क्या बोलते हैं, तो इक्विपनिया। ठीक है, इक्विपनिया क्या बोलते हैं, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर ए, इसका आपका करेक्ट जाएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन और रिदम को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम्स, यानी कि टाइडल वॉल्यूम्स क्या होती है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो टाइडल वॉल्यूम्स होती है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम्स में आपका करेक्ट आंसर रहेगा 500 ml, यानी कि 500 ml क्या होती है आपकी टाइडल वॉल्यूम्स होती है। तो आंसर ए आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है, यानी कि आपकी टाइडल वॉल्यूम 500 रहती है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर चेस्ट कंप्रेशंस रेट इन द एडल्ट। ठीक है, एडल्ट के अंदर जो चेस्ट कंप्रेशंस आपकी रेट रहती है 30:2। ठीक है, यानी कि आपकी पर मिनट के अंदर जो चेस्ट कंप्रेशंस आपकी रेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो मिलेगी 100 और 120। ठीक है, 100 से 120 आपकी जो चेस्ट कंप्रेशन रेट रहने वाली है, यानी कि आंसर जाएगा आपका ए। ठीक है, यानी कि 100 से 120 कंप्रेशन आपकी क्या रहेगी यहाँ पर जो रेट आपकी रहने वाली है। उसके बाद देख लीजिए एक जीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चंद्रयान 3 लोकेशन एंड द डेटा लैंडिंग, यानी कि जो आपका चंद्रयान 3 है वो कब लॉन्च किया गया था और उसकी जो लोकेशन है वो क्या रहने वाली थी। तो मैं आप सभी को बता दूं जो आपका जो चंद्रयान है वो 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था, ये आप सभी को पता है। तो इसमें आंसर सी और आंसर डी तो कट हो जाएंगे क्योंकि इसमें 24 अगस्त था, 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था। अब बात आती है कि साउथ पोल पर किया गया था या नॉर्थ पोल पर किया गया था। तो आपका जो चंद्रयान 3 है उसकी जो लैंडिंग थी या फिर उसकी लोकेशन थी वो साउथ पोल और 23 अगस्त, यानी कि आंसर ए आपका यहाँ पर सही रहने वाला है। साउथ पोल से यहाँ की जो लैंडिंग है वो की गई थी और 23 अगस्त को यहाँ पर की गई थी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए रक्तद्रविक को ऑफ भारत, यानी कि भारत का जो रक्तद्रविक किस नाम से जानते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना था। तो रामधरी सिंह क्या है इसका का जो करेक्ट आंसर है वो आपका रहने वाला है। ये भी आपका जीके का क्वेश्चन था। उसके बाद देख लीजिए ग्रांड ट्रंक, यानी कि GT रोड के लिए क्या यहाँ पर एक ही क्वेश्चन ये आया था कि ग्रांड ट्रंक क्या है, ग्रांड ट्रंक रोड क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। क्योंकि मेमोरी वो क्वेश्चन है तो अच्छे से उसको कर नहीं पाए, उसको खबर नहीं दे पाए। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आपका जो आंसर रहने वाला था शेर सासुरी। शेर सासुरी क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जिन कैंडिडेटों ने ग्रांड ट्रंक के क्वेश्चन के अंदर शेर सासुरी किया है वो उनका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ये देख लीजिए आपको फिर से यहाँ पर नर्सिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया कि क्रोडी व्हाइट डिस्चार्ज इचिंग बर्निंग सेंसेशन वेजाइना, यानी कि वेजाइना के अंदर जो क्रोडी डिस्चार्ज इचिंग जो आपके बर्निंग सेंस आ रहे थे वो किस वजह से आ रहे थे, यानी कि वहाँ पर कौन सा आपका इन्फेक्शन है वो आ रहा था। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, एट्रोपिक वेजाइटिस, क्लेमाइडिस, ट्रिकोमोनालाइसिस, काफ़ी सारे यहाँ पर आंसर हैं। लेकिन जिसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है कैंडिडिया मोनालाइसिस। ठीक है, तो आंसर ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। कैनिडिया मोनिलाइसिस यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपका जो आंसर है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। तो इसके अंदर देख लिए यूरिन स्वैब एंड स्टूल सैंपल स्टोर, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया कि यूरिन को, स्वैब को, स्टूल को जो वो सैंपल लेते हैं इन तीनों के, तो उसको कौन से टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं, यानी कि कितना टेम्परेचर इनके लिए बेस्ट रहता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर बतानी थी। तो इसके अंदर देख लीजिए अलग अलग ऑप्शन थे। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आंसर डी, यानी कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर इन चीज़ों को सैंपल है इनको रखा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट यूरिन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन था कि यूरिन सैंपल ऑफ द फीमेल विल बी टेकन, यानी कि
फीमेल का यूरिन सैंपल है कब लेते हैं, यानी कि बिगिन स्टार्ट जब शुरू होता है तब लेते हैं, या मिड में लेते हैं, एंड में लेते हैं, नो नो भवाऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाने वाला था वो सुन लीजिए, मिड स्ट्रीम। ठीक है, मिड स्ट्रीम यहाँ पर जो यूरिन सैंपल है वो ले जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मिड स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, मर्चेंट बाई एन ऑब्जेक्ट विद 23.5 प्रॉफिट ऑफ 36,900 इज इन द बेसिक अमाउंट, यानी कि इसका बेसिक अमाउंट इतना है, प्रॉफिट आपको 23% हो रहा है, तो इसका मर्चेंट क्या, इसका आंसर जो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है वो यहाँ पर देख लीजिए। यानी कि जो ये रीजनिंग टाइप का जो क्वेश्चन था, इसका जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाने वाला है वो जाने वाला है सी, यानी कि 8,487 इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा। जिन कैंडिडेटों ने ये आंसर चूज किया है उनका सही है, बाकी जिन कैंडिडेटों ने नहीं किया उनका यहाँ पर गलत होने वाला है। उसके बाद देख लीजिए, फिर से आपको यहाँ पर जो नर्सिंग से रिलेटेड यानी कि स्केलेटल जो सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि पटेला बोन विच टाइप ऑफ द बोन, यानी कि जो पटेला बोन है वो किस टाइप की बोन है। यहाँ पर लॉन्ग बोन दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सिस्मोइड बोन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा सिस्मोइड बोन। ठीक है, सिस्मोइड बोन इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, जो पटेला बोन किसका टाइप है, सिस्मोइड बोन का टाइप है। उसके बाद देख लीजिए, आई बॉल मूवमेंट अकर ड्यू टू, यानी कि जो आई बॉल के अंदर जो मूवमेंट होता है, यानी कि वो किस वजह से होता है, आई बॉल का मूवमेंट किस कारण से होता है, किस रीजन की वजह से होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेरे को चारों ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिले, कुछ ऑप्शन मिले थे जिसमें दो आए थे, ओल्फैक्टरी नर्व और ओक्यूलोमोटार नर्व। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन आए थे, तो उनमें से मैं करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर बता, ओक्यूलोमोटार नर्व की वजह से जो आई मूवमेंट होते हैं वो ओक्यूलोमोटार नर्व, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ओक्यूलोमोटार नर्व। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर थंब एपे डिफॉर्मिटी ड्यू टू विच नर्व कंप्रेशन, यानी कि कौन सी नर्व के कंप्रेशन की वजह से थंब एपे डिफॉर्मिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि मीडियन नर्व, ऑक्सिलरी नर्व, अल्नार नर्व और रेडियल नर्व। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका जाएगा मीडियन नर्व। ठीक है, यानी कि मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से थंब एपे डिफॉर्मिटी होती है, तो करेक्ट आंसर रहेगा मीडियन। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, इंट्राएथिकल इंजेक्शंस गिवन, यानी कि जो इंट्राएथिकल जो इंजेक्शंस है वो कहाँ पर दिया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन है वेन के अंदर, आर्टरी के अंदर, बोन मैरो या CSF। तो जो इंट्राएथिकल जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है CSF के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाने वाला है वो जाने वाला है CSF। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, मायोपिया इज द करेक्ट बाय विच लेंस, यानी कि मायोपिया को किस लेंस के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। मायोपिया मतलब कन पास का नहीं, दूर का किसी का नहीं दिखता है, तो मायोपिया में किस लेंस से किया जाता है। इसमें देख लीजिए, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉनकेव है और सिलेंड्रिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बाई कॉनकेव लेंस। तो करेक्ट आंसर रहेगा बाई कॉनकेव, यानी कि बाई कॉनकेव लेंस के द्वारा आप मायोपिया की जो डिजीज है उसको आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिला है, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ IUD इंसरेशन, यानी कि IUD इंसरेशन के लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होता है। तो यहाँ पर अलग अलग जो आपके टाइम यहाँ पर दिए गए थे, देख लीजिए, मिडेस्ट साइकिल्स, जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशंस, काफ़ी अलग अलग दिए गए, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ड्यूरिंग और विद इन 10 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशंस के 10 दिन के अंदर या फिर उसके दौरान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये, ड्यूरिंग एंड विद इन 10 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाई रिस्क ऑफ द PPH, यानी कि PPH की पोस्ट पार्टम हेमरेज। PPH का मतलब क्या होता है, PPH का मतलब होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज। तो पोस्ट पार्टम हेमरेज की हाई रिस्क कब होती है, जब हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी होती है तब इसकी हाई रिस्क रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर जाएगा HTN विद द प्रेगनेंसी, यानी कि हाइपरटेंसिव विद द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर जब हाइपर टेंशन हो उस टाइम ये ज़्यादा PPH के चांस आपके होते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, एक MR हैव द 30 IQ लेवल हिज कैटेगरी, यानी कि एक कैंडिडेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट है उसका IQ लेवल है 30 है। ठीक है, IQ लेवल उसका 30 है, तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगा, यानी कि माइल्ड के अंदर जाएगा, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड, कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो जिसका जो IQ लेवल 30 है या 30 से कम है तो वो कैंडिडेट हमेशा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है। उसके बाद देख लीजिए, IV फ्लूइड कैनुला यूज इन द न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कौन सा कैनुला आपको यहाँ पर यूज करना है।
तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जितने छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर उतनी ही ज़्यादा संख्या वाले, जैसे मान लीजिए 16, 18, 20, 22, 24, 26, तो जितनी बच्चे ज़्यादातर यानी कि ज़्यादातर न्यूबॉर्न्स बेबी के अंदर यहाँ पर आपको 24 या अलग अलग दिए गए, 16 दिया गया है, 18, 22 और 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर कौन सा कैनुला यूज लिया जाता है, वो लिया जाता है 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आंसर है वो करेक्ट रहने वाला है। उसके बाद देख लीजिए कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड कॉजेज विच डिजीज, यानी कि कौन सी डिजीज को कर सकता है, यानी कि कंटामिनेटेड वाटर और फूड है वो कौन सी डिजीज को अक्कर कर सकता है। तो इसमें देख लीजिए टाइफाइड है, मीजल्स है, मलेरिया है। तो कौन सी डिजीज कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से होगी, तो वो देख लीजिए टाइफाइड। टाइफाइड क्या होगी, एक ऐसी डिजीज है जो कंटामिनेटेड वाटर और फूड की वजह से हो सकती है। वाई न्यूबॉर्न्स रिसीव द विटामिन के इंजेक्शन, यानी कि विटामिन के का इंजेक्शन बच्चों को क्यों दिया जाता है, ठीक है, यानी कि बच्चों को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है। तो इसमें देख लीजिए इन्फेक्शन से बचाने के लिए, लैक स्टोरेज मदर, या फिर गट इज स्ट्राइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा गट को स्ट्राइल करने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन आपको यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द MgSO4 टॉक्सिसिटी, यानी कि मान लीजिए किसी कैंडिडेट के अंदर अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी होती है या MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उसका जो साइन है वो क्या रहने वाला है, यानी कि उस कैंडिडेट के अंदर उसके क्या साइन आने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, यानी कि यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, या फिर डिक्रीज द वेट आपका डिक्रीज होने वाला है, या इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, यानी कि यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर आपका वेट घट जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी होती है तो उसका जो साइन आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, यानी कि कैंडिडेट का जो यूरिन आउटपुट है, उस पेशेंट का यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाएगा। तो ये साइन हो सकते हैं MgSO4 के। तो करेक्ट आंसर रहेगा डिक्रीज द यूरिन आउटपुट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए पेशेंट विद द ऑक्सिलरी एंड द अपर लिम्ब साइड प्रीफर साइड फॉर द पल्स असेसमेंट, यानी कि कौन पल्स असेसमेंट के लिए आपको कौन सी साइड प्रीफर करना है। अगर पेशेंट एक्सिलरी और अपर लिम्ब साइड अगर बर्निड हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दिया गया है कैरोटिड आर्ट है, टेम्पोरल है, ब्रेकियल है, या फिर पोप्लिटियल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है पोप्लिटियल आर्ट, ठीक है। पोप्लिटियल आर्ट से आप क्या कर सकते हैं, पल्स का असेसमेंट आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए प्रेगनेंसी G4 है, P3 लेडी इन द +3, तो व्हाट यू विल डू फास्ट। तो फास्ट आप क्या करेंगे, यानी सबसे पहले आप क्या करने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए चेक द प्रोलाफेज ऑफ कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड की प्रोलाफेज को चेक करेंगे, या इन्फॉर्म टू HCP, या फिर प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाने वाला है वो जाने वाला है प्रिपेयर फॉर द डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कि आफ्टर 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे के बाद डिलीवरी हेल्दी बेबी, यानी कि जो बेबी है 3 घंटे के बाद में रिलेटिव इन्फॉर्म द सडनली हैवी ब्लीडिंग, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी भी बेबी है उसका बर्थ हो गया, 3 घंटे हो गए, लेकिन उसके बाद में रिलेटिव इन्फॉर्म करते हैं कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो व्हाट डू नर्स फर्स्ट। तो फर्स्टली जो नर्स है वो क्या करेगी, अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो फर्स्ट नर्स क्या करेगी, देख लीजिए स्टार्ट द ऑक्सीटोसिन को स्टार्ट करेगी, या स्टार्ट द IV फ्लूइड देना स्टार्ट करेगी। तो इसका जो मैंने जो 2 ही ऑप्शन मेरे को मिले हैं, बाकी ऑप्शन नहीं थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा स्टार्ट द IV फ्लूइड, ठीक है। तो अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्या हो सकता है, हाइपोवोलीमिया की कमी, यानी कि उसमें फ्लूइड की कमी हो सकती है। तो इस वजह से क्या होता है, उसको IV फ्लूइड क्या कर दो, स्टार्ट कर दो अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल ही गए होंगे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगा आंसर और क्वेश्चंस दोनों चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली फैला दे, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। बाकी और भी अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी के लिए मैं जरूर यहाँ पर लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।